बच्चों, अभी हम बात कर रहे थे हार्मोन्स की। हार्मोन्स वे रासायनिक पदार्थ जो हमारे लैंगिक निर्धारण करते हैं, हमारी लैंगिक क्रियाओं को का विकास करते हैं, लैंगिक क्रियाएं करते हैं। अब इन हार्मोन्स के अलावा भी हमारे शरीर में ऐसे बहुत से अन्य हार्मोन्स होते हैं जो इन लिंग हार्मोन्स के अलावा भी हैं। अब हम बात करेंगे ऐसे हार्मोन्स की जिनका लिंग अंगों से, लिंग की क्रिया प्रक्रिया से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे जो है हार्मोन्स की बात करें। हार्मोन्स तो वो भी हैं, लिंग हार्मोन्स है, क्योंकि वे हार्मोन्स लिंग से, लिंग प्रक्रिया से, लिंग की क्रिया प्रक्रिया से, लैंगिक जनन की प्रक्रिया संबंधित है, इसलिए अपन ने उनको एक समूह में रख दिया है। उस समूह को हम लैंगिक हार्मोन्स कहते हैं। इस लैंगिक हार्मोन्स के अलावा और भी बहुत से शरीर में हार्मोन्स होते हैं और वे हार्मोन्स शरीर की में पाई जाने वाली विभिन्न ग्रंथियों में उपस्थित होते हैं, जैसा हम तुमको इस चार्ट के द्वारा बताते हैं। यहां देखो, सबसे पहले अपन चलते हैं थायराइड ग्लैंड। इस थायराइड ग्लैंड को अपन ने नंबर 1 दे दिया। ठीक है, दूसरा चलते हैं पैंक्रियाज में। ठीक है, तीसरा चलते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स में। ठीक है, इसको या फिर ऐसा करो, इसको नंबर ए दे दो, इसको बी कर दो और इसको सी कर दो। बेटा ध्यान रखना, ये अपना मस्तिष्क है, ये अपना चेहरा है। चेहरे के बाद में गर्दन आती है। तुम गर्दन में देखना कि यहाँ पे गर्दन में ये ग्लैंड होती है जिसे हम थायराइड ग्लैंड कहते हैं। और आगे आओ तो सिर्फ अपने जो सीना है, इस छाती है, इसके बीच में तितली देखी है, तितली, बटरफ्लाई, तितली देखी है ना, तितली जैसी संरचना होती है जिसे हम थाइमस ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा और नीचे आ जाओ, शरीर के पेट के नीचे टुंडी, पेट में टुंडी, अरे भाई टुंडी होती है ना, ठीक है। और टुंडी के पास में ही तुम देखना कि ये दो वृक्क यह किडनी होती है जिनसे हमारी यूरिन फिल्टर होती है, हमारी पेशाब या मूत्र क्षमता है। इसमें एक जो है इस आकार की संरचना होती है जो त्रिकोणीय आकार की संरचना है, जो पैंक्रियाज कहलाती है। और इसके ऊपर जो है मुकुट जैसी संरचना दोनों किडनियों के ऊपर लगी होती है, जिसे हम एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसके अलावा टेस्टिस ओवरी है, हम टेस्टिस ओवरी के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले बात करते हैं अन्य हार्मोन्स में। तुमने देखा है। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारे घर का चार्ट बनाते हैं, तुम्हारे घर में ये लोग हैं, ठीक है। कहीं गलती हो तो हमें बता देना। पहले सबसे पहले मम्मी लिखो भाई, मम्मी लिखना जरूरी, नहीं तो खाना नहीं। मम्मी, पापा जरूरी, बिना पापा के पैसा नहीं, ठीक है।
बहन, हमारा होमवर्क करने के लिए बहन, ठीक है। भाई, खेलने के लिए भाई, ठीक है। इसके बाद में पापा की बहन, पापा की बहन को क्या कहते हो? बुआ, ठीक है। पापा के बहनोई, अरे भाई, बहनोई, पापा के बहनोई को फूफा जी। बताओ तुम्हारी कितनी बुआ जी? किसी की एक बुआ जी, किसी की 2 बुआ जी, किसी की 3 बुआ जी, किसी की 4 बुआ जी, बस 5 भी हो सकती हैं, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होंगी बेटा। फूफा जी 5 बुआ जी के कितने फूफा जी हुए? 5 हुए कि 6? 5 ही होंगे ना। 5 बुआ जी तो 5 फूफा जी, ठीक है। यह है तुम्हारे घर का परिचय। मम्मी है, पापा है, बहन है, भाई है, ठीक है, बुआ जी है, फूफा जी है, इतने लोगों की हम बात करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बुआ जी की। बुआ जी लगाओ भाई, क्योंकि बुआ कैसी हैं? आदरणीय हैं। बुआ जी को लेते हैं हम। बुआ जी जब हमारे घर में आती हैं तो हम बुआ जी को देखते हैं कि बुआ जी का ये गला यहाँ पे फूला हुआ है, मोटा हो गया बुआ जी का गला। बुआ जी की आवाज भारी हो गई है। बुआ जी का शरीर कैसा हो गया? फूल गया है, पहले सूजन आ गई है। पापा कहते हैं तुम्हारी बुआ जी से कि ये क्या हो गया है, तुम्हारा गला इतना मोटा कैसे हो गया है? बुआ जी कहती है डॉक्टर के पास चलते हैं। तो तुम्हारे पापा बुआ को लेके डॉक्टर के पास में गए। डॉक्टर ने बुआ जी का गला देखा और कहा कि बुआ जी को कौन सी बीमारी हो गई है? थायराइड की बीमारी हो गई है। तो बेटा, जब भी अचानक गला फूल जाए, शरीर में सूजन आ जाए, तो ये समझना चाहिए कि हमारे जो है गले में जो उपस्थित थायराइड ग्लैंड है, उसका फंक्शन या कार्य करने की क्षमता या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब बढ़ जाती है तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉइड, अति क्षमता। और यदि जो है हमारे थायराइड ग्लैंड के काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो इसको हम कहते हैं अल्प क्षमता। ठीक है। होता क्या है कि जो है हमारी बुआ जी के गले में जो मोटाई आई है वो थायराइड ग्लैंड में, थायराइड जो है जो ग्लैंड है, थायराइड ग्रंथि है, उस थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निकलना यदि बहुत ज्यादा हो गया है या बहुत कम हो गया है। यदि ज्यादा हो जाता है तो मोटापा बढ़ जाता है, सूजन बढ़ जाती है, थकान महसूस होती है, आवाज में भारी परिवर्तन होता है। और यदि जो है यदि थायरॉक्सिन हार्मोन्स का थायराइड से निकलना कम हो जाता है तो क्या होता है कि जो है कोई भी व्यक्ति है वो दुबला होता चला जाता है, उसको भूख कम लगती है, उसका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जो है ये थायरॉक्सिन जो है थायरॉक्सिन का निकलना कम हो गया है। तो ये लिंग हार्मोन्स के अलावा पहले प्रकार का थायराइड है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में विभिन्न क्रिया प्रक्रिया करता रहता है। ठीक है। चलिए, ये कौन हो गया? बुआ जी हो गई। अब हम बात करते हैं फूफा जी की। घबराना नहीं बेटा, चिंता नहीं करना, तो पापा जी की भी बात करेंगे। पहले हम किसकी बात करते हैं?
पहले हम बात करते हैं फूफा जी की, क्योंकि फूफा जी क्या हैं? फूफा जी हमारे आदरणीय व्यक्ति हैं। कौन है? आदरणीय, क्योंकि हमारे पापा के बहनोई हैं। ठीक है। फूफा जी आके हमारे पापा से कहते हैं कि हमारे क्या होता है कि जो है हम जहाँ पे भी जो है पेशाब करते हैं तो पेशाब में जहाँ करने के बाद में पेशाब जहाँ करते हैं, जहाँ मूत्र करते हैं, वहां पे जो है चींटी या चींटे आके बैठ जाते हैं। हमने डॉक्टर को दिखाया था, डॉक्टर ने हमारी पेशाब की जांच करी, हमारे मूत्र की जांच की और हमसे कहा कि आपको शक्कर की बीमारी हो गई है। बेटा, शक्कर की बीमारी को चिकित्सीय भाषा में डायबिटीज कहते हैं। क्या कहते हैं? डायबिटीज, या हिंदी में इसको बोलते हैं शर्करा बीमारी। शर्करा बीमारी में होता क्या है कि बेटे अपने शरीर में क्या हुआ है? फूफा जी के शरीर में अग्नाशय एक ग्रंथि होती है। इस अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? इंसुलिन। ये इंसुलिन नामक हार्मोन हमारे शरीर में बनी हुई अधिक मात्रा की जो शक्कर बनती है उस शक्कर को न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको तोड़ देता है। जब इंसुलिन का बनना इस अग्नाशय में कम हो जाता है तो हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर में शक्कर की मात्रा बढ़ जाएगी तो ये शक्कर क्या होगा? हमारे रक्त में या खून में मिल जाएगा और खून में मिलने के बाद में हमारा जहाँ हार्ट या दिल है वहां पर जाके शक्कर की मात्रा बढ़ जाती है। हमारा परिणाम क्या होता है कि हमको जो है दिल की बीमारी हो जाती है। जब ये शक्कर जाके किडनी में या वृक्क में इकट्ठी हो जाती है तो हमको जो है काय की किडनी की बीमारी हो जाती है। लिहाजा ये हार्मोन जो है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं, ये इंसुलिन ही इस शर्करा को कंट्रोल करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। अगर तुमने जो शादी में गए, तुमने मिठाई बहुत खा ली, इंसुलिन ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा, तुम्हारी जो शर्करा है उसको तोड़ देगा। शादी में जाते हो, सबसे पहले नजर कहाँ रहती है? कहाँ रहती है बताओ? मूली सलाद के ऊपर रहती है कि मूली खाऊं, पपीता खाऊं, सेब खाऊं? नहीं, तुम्हारी नजर रहती है गुलाब जामुन कहाँ रखे हैं, रसगुल्ला कहाँ रखे हैं, इमरती कहाँ रखी हैं। और फिर वहां पहुंच के आराम से 2 रसगुल्ले खाए, 4 रसगुल्ले खाए, 4 गुलाब जामुन खाए, बोले फिर कहते हो पापा से आज इनके यहाँ शादी में मजा आ गया। अब तुमने गुलाब जामुन तो खा लिए, इसके अंदर शर्करा तुम्हारे शरीर में पहुंच गई। उस समय क्या होगा कि इंसुलिन ही जो अग्नाशय से निकलता है तुम्हारे अधिक मात्रा की खाई हुई शक्कर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको समाप्त कर देता है। परिणाम स्वरूप तुमको बीमारी नहीं होती। चलिए अब आ जाइए तीसरे मुख्य आदमी, मुख्य व्यक्ति जो हमको पैसा देते हैं, हमारे घर को चलाते हैं। वो कौन है? पापा। पापा की बात करते हैं। चलिए पापा घर के हेड ऑफ द फैमिली। मम्मी कहती हैं कि पापा को कुछ दिन से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पापा अधिक काम में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। मम्मी क्या करती हैं? पापा को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। डॉक्टर को पास ले जाने के बाद में डॉक्टर को दिखाती हैं तो डॉक्टर ये कहता है कि ऐसा है कि पापा में एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ गई है।
और फिर क्या करेंगे, इस बढ़ी हुई एड्रेनलिन की मात्रा के लिए डॉक्टर क्या करेगा, दवाई दे देगा। एड्रेनलिन से जो है जो भी जो हार्मोन से सिक्रीशन कम हो जाएगा, पापा का गुस्सा तनाव कम हो जाएगा। अर्थात एड्रेनलिन जो है, एड्रेनलिन से क्या होता है कि जो है जो कुछ भी है, गुस्सा होता है, तनाव होता है शरीर में, उसको सबको ये सामंजस्य करके रखता है। ठीक, तो ये 3 प्रकार के शरीर में मुख्य ग्रंथियां होती हैं। ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां इन जो लैंगिक हार्मोन्स होते हैं उनके अलावा होती हैं। इन तीनों का ही मुख्य काम है। ठीक है, फिर सुन लो, बुआ का गला फूलना, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, थायरॉक्सिन, मधुमेह, डायबिटीज, इंसुलिन की कमी, और पापा गुस्सा एड्रेनलिन से, और जो कि जो है एड्रेनलिन क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है गुस्से को, तनाव को और क्रोध को और चिंता को। चलिए अब हम बात करते हैं, फिर हम वही अपनी पुरानी बात पे आते हैं कि जो अपन किशोर अवस्थाएं हैं, जो आप लोग हो, ये बात तो सच है कि मम्मी से अच्छा आपको खाना खिलाने वाला संसार में कोई नहीं है। मम्मी क्या कहती हैं, बेटा दूध पी ले, बेटा फल खा ले, बेटा खाना खा ले, कहते हैं कि नहीं कहती हैं? मम्मी ये कभी नहीं कहती कि बेटा बर्गर खा ले, बेटा पिज्जा खा ले, कहती हैं? कहती हो तो बताओ। तुम ही कहते हो मम्मी से कि मम्मी मुझे बर्गर खाना है, मम्मी हमको पिज्जा खाना है, तभी तो तुम, फिर भी मम्मी मना करती है बर्गर पिज्जा मत खाओ, तुम्हारे सर भी मना करते हैं बर्गर पिज्जा मत खाओ, पेटीज मत खाओ, पेस्ट्रीज मत खाओ, फिर भी तुम खाते हो, जबरदस्ती मम्मी से मंगवा लेते हो फिर खाते हो, है कि नहीं है? तो अब हम बात करेंगे किशोर अवस्था में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पोषक होती हैं, हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार के, हमारे शरीर के अंदर जो विकास हो रहा है उसको अच्छी तरीके से विकसित होने दें, उनके बारे में हम जो है थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है, मुख्य बात क्या है, संतुलित आहार, बैलेंस्ड डाइट। कितने ऐसे बच्चे हैं जो सबसे पहले उठते हैं, उठने के बाद में ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद में शांति से एक जगह बैठते हैं, थोड़ा बहुत योगा करते हैं, उसके बाद में 2 गिलास दूध पीते हैं। हाथ उठा दो, कितने बच्चे जो ऐसा करते हैं? ओ 1 2 3 4 5, मेरे ख्याल से 5-6 बच्चे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, वरना तुम लोग क्या करते हो सुबह उठ के, मम्मी चाय गरम, ठंडी, मम्मी चाय ठंडी, मम्मी शक्कर कम डाले, मम्मी शक्कर कम डाली है, कहते हैं मम्मी दूध ज्यादा डाल दिया। ये सब गड़बड़ चीजें, दूध अधिक, शक्कर कम, पत्ती कम, बैलेंस्ड दूध, संतुलित दूध। मुख्य सबसे पहला जो है संकेत जो है इस पोषण आहार का है संतुलित दूध। शुद्ध दूध पियो, कम शक्कर हो, तो ये आपको सबसे ज्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा आ जाओ दूसरी बात, भोजन में सुबह का आप भोजन जो करो उसमें रोटी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, रोटी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, सलाद होना चाहिए, इसके अलावा फल होना चाहिए, इसके अलावा रायता होना चाहिए। ठीक है, रायता क्या होना चाहिए? रायता के अंदर लैक्टोबैसिलाई करके बैक्टीरिया होता है जो हमारे भोजन को आसानी से हजम होने देता है। चावल क्यों चाहिए? चावल मुलायम होता है। यदि आप 2 रोटी खाते हो, यदि कुल आप 5 रोटी खाते हो तो आप जो है 2 रोटी खा लीजिए, 3 रोटी के बराबर आप चावल खा लीजिए, आपका खाना हजम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सलाद क्यों होना चाहिए? सलाद जो है जब हमारे शरीर में
विभिन्न प्रकार के जब क्रियाएं होती हैं उनमें मिनरल्स की आवश्यकता होती है। पोटेशियम की है, कैल्शियम की है, मैग्नीशियम की है, ये जितने भी अकार्बनिक तत्वों की जो आवश्यकता होती है वे सब अकार्बनिक तत्व हमारे सलाद से हमको मिलते हैं, और सलाद से मिलते हैं और कहाँ से मिलते हैं? फल से मिलते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में अगर हम ये चीज खा लेंगे तो इसके साथ ही हमारे शरीर को प्रॉपर विटामिन मिल जाएंगे। जैसे फल में तुमने संतरा खाया, विटामिन सी मिल गया, तुमने सेब खाया, आयरन मिल गया, बी को क्या नाम है, बी कॉम्प्लेक्स मिल गया, जिसे रिबोफ्लेविन बोलते हैं, फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं, ये सब तुम्हारे शरीर को मिल जाते हैं। ठीक है, केला खाओ, तुम्हारे शरीर की हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि फास्ट फूड मिलेगा, तुमको फास्ट फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है क्या चीज? संतुलित भोजन। सुबह का आप जो है शाम को, आप शाम के टाइम में कम से कम 2 फल खाइए, कम से कम 2 फल खाइए, सेब खाइए, चाहे केला खाइए, चाहे संतरा खाइए। ठीक है, और शाम के भोजन में आप फिर वही चीजें, रोटी दाल चावल सलाद फल रायता, लेकिन जो है इनकी मात्रा सुबह की खाने की तुलना में कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि शाम का जो भोजन करते हैं वो शाम का भोजन करने के बाद में अपन सोने चले जाते हैं। जब हम सोते हैं तो सोते समय हमारे क्या होते हैं, हमारे शरीर के अंदर होने वाला जो पाचन तंत्र है उसकी क्रिया कम हो जाती है। यदि आप कम खाएंगे तो आराम से हजम हो जाएगा, आपको नींद आ जाएगी, आपके शरीर का पूर्ण रूपेण विकास होगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, शाम को भोजन ज्यादा कर लिया, आपको नींद नहीं आएगी, आपके शरीर का विकास कम होगा, आपका मस्तिष्क का विकास कम होगा, आप में इंटेलिजेंसी कम आएगी। चलिए अब दूसरी हम बात करते हैं स्वच्छता की। स्वच्छता से सीधा सा मतलब होता है अपने शरीर की स्वच्छता। शरीर की स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता में सबसे पहले आपको ऐसे साबुन से नहाना चाहिए जो एंटीसेप्टिक हो, एंटीबैक्टीरियल हो, जिसमें ग्लिसरीन भी हो। क्यों एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल ग्लिसरीन वाला चाहिए? ग्लिसरीन से हमारी त्वचा नम्र रहती है, और एंटीसेप्टिक से क्या होता है कि हमारे जो है जो चमड़ी के ऊपर विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु जमा हुए हैं वे सब मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ पानी होना चाहिए। स्वच्छ पानी में ऐसा नहीं है कि आप नाले का पानी लेके आ गए और आपने उसी से नहा लिया और अच्छा वाला साबुन लगा लिया जिसमें एंटीसेप्टिक भी है, एंटीबायोटिक भी है और ग्लिसरीन भी है, तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो आप ना तो नाले के पानी से रहे हो। पानी स्वच्छ होना चाहिए। साबुन जो है आप ऐसा साबुन इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें ग्लिसरीन जरूर हो, एंटीबैक्टीरियल हो। ऐसा नहीं है कि आप कपड़े धोने साबुन तो नहाने लगो, नहीं तो शरीर आपका कट जाएगा। ये नहीं कि आपने जो है क्या किया, बाल्टी में सब घुल लिया उससे नहा लिया, और कहना सर ने कहा था कि एंटीसेप्टिक से नहाओ, तो हमने क्या किया, बाल्टी में सब घुल लिया और नहा लिए। ऐसा नहीं बेटा, साबुन, अच्छा साबुन जिससे हमारा शरीर साफ हो। और ध्यान रहे बेटा, हमेशा शरीर के सबसे पहले अपनी गर्दन को अच्छी तरह साफ करना चाहिए, अपनी कांखों को अच्छी साफ करना चाहिए, अपने प्रजनन अंगों को अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। यदि अपने प्रजनन अंग साफ नहीं रखेंगे तो उसमें क्या होगा, जीवाणु विषाणु पहुंच जाएंगे और उन प्रजनन अंगों का विकास कम हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके अलावा घर की स्वच्छता। जिस जगह आप रहते हो, मम्मी पापा सफाई करते हैं, ये बात सही है, अच्छी सफाई करते हैं। इसके साथ जहां आप पढ़ते हो आपको अपनी टेबल एवं आसपास के कपड़े अच्छी तरीके से साफ रखने चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी, शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम, हमको शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। शारीरिक व्यायाम, हमको शारीरिक व्यायाम क्यों करना चाहिए? शारीरिक व्यायाम करने से हमारे शरीर में जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो क्रिया प्रक्रियाएं चल रही हैं वे और विकसित हो जाती हैं।
न्याय विकसित होने के बाद में हम लोगों की जो वृद्धि होती है और ज्यादा बढ़ जाती है, हम लोगों का विकास और ज्यादा बढ़ता है, हमको अधिक भूख लगती है, हमारा बौद्धिक जो है विकास होता है वो भी बढ़ जाता है। अब आ जाइए नशीली दवाओं का निषेध। तुमने देखा है पड़ोसी तुम्हारे शराब पी के आते हैं, पड़ोसी तुम्हारे सिगरेट पीते हैं, पड़ोसी बीड़ी पीते हैं, पड़ोसी पाउच खाते हैं, पड़ोसी तंबाकू खाते हैं। बेटा ये सभी चीज नशीली होती हैं, ये हमारे जो है खाने के पाइप को खराब करती हैं, हमारे आमाशय को खराब करती हैं, हमारी सेहत खराब होती है, हमारा विकास रुक जाता है और एड्स जैसी भयंकर बीमारी होती है जो लाइलाज होती हैं, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी होती हैं जो कैसी होती हैं, लाइलाज होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे जो है अगर हमको अपना पूर्ण विकास करना है तो सबसे पहले अपने आहार आचार विचार पे, अपने खाने पे अपने आप को नियंत्रण करना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए, शांत प्रिय होकर भोजन करना चाहिए। दूसरा, हमेशा स्वच्छता की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, विशेष प्रकार से जनन अंगों की स्वच्छता। इसके अलावा हमको व्यायाम करना चाहिए और इसके अलावा हमें जितने भी नशीली दवाएं हैं उनका कम से कम सेवन करना चाहिए, अन्यथा हमें नशीली दवाएं हमेशा के लिए छोड़ देनी चाहिए।